हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। लास्ट वीडियो में मैंने अपने प्लेन मिरर्स के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अभी हम रिफ्लेक्शन के टॉपिक में ही है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में पहले बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में मैंने सबसे पहले जो टॉपिक लिया था आपके लिए वो लिया था प्लेन मिरर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। वंस वी आर डन विद द स्फेरिकल मिरर्स, हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूँगा, तो रिफ्रैक्शन में हम और एस्पेक्ट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में अगर मैं बताऊं तो आपको रिफ्रैक्शन वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करूं तो स्फेरिकल मिरर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये हम बात करते हैं। कॉनकेव मिरर केव जैसा होता है, ये ऐसा, और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। जिन लोगों ने प्लेन मिरर वाला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसमें से पहले वो देख लीजिए, फिर आप इस पे आइएगा, राइट। तो कॉनकेव मिरर में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा होता है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर पॉलिशिंग है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप सिल्वर पॉलिशिंग है। अगेन आपको पता है सिल्वर पॉलिशिंग का काम क्या है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये एक सर्कल का पार्ट है। आपको ये नोटिस किया होगा, ये एक सर्कल का पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल का पार्ट है। तो सर्कल का एक सेंटर भी होगा, देख सकते हैं यहाँ पे सी बना दिया मैंने, ठीक है। तो इस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। क्योंकि ये पूरा एक सर्कल नहीं है, तो बेसिकली आप इसको डायरेक्टली सेंटर ऑफ सर्कल ना बोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हो, ठीक है। अब इसमें और कुछ कुछ टर्म्स हम बात करेंगे, ठीक है, वो जरा मैं देख लेते हैं हम, राइट। जैसे मैंने बोला, मैंने आपके लिए एक ऐसा कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है। एक लाइन खींची है मैंने, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है? ऐसी टेबल समझ लो कि टेबल पे जो आप ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो पोल, ठीक है। ये जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और आपका जो मिरर है वो इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक सेंटर होगा जिसे आप बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको? फोकस। अब फोकस इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हम बात करेंगे कि क्यों ये टर्म बताना ज़रूरी था। सेंटर आपको समझ में आता है कि चलो यार एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई सेंटर होगा, तो उसको आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि ये फोकस कहाँ से आ गया बीच में, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि फोकस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हम पहले बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको सारे मेजरमेंट्स जो लेने, ऑल द मेजरमेंट्स आर टू बी टेकन फ्रॉम पोल, ठीक है। पोल से ही आपको सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं, ठीक है। और दूसरी, अगर पोल से फोकस के बीच में, पोल टू फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये यहां पे मैं मार्क भी कर देता हूं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा,
और ये आपका फोकल लेंथ होगा, स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया मैंने, ठीक है। वेयर आर इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ इज योर फोकल लेंथ, करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ी हुई हैं, बट इसको मैंने आपके लिए रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो ये मैंने कुछ बेसिक्स आपके लिए डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन से पहले, रैदर मैं आपको साइन कन्वेंशन बताने से पहले मैं आपके लिए एक टॉपिक और पहले इसके बारे में और थोड़ी सा जानकारी ले लेते, बेसिक आपने सुनी भी होंगी बचपन में, चलो एक बार उसको रिवाइज कर लेते, फिर मैं साइन कन्वेंशन पे आऊँगा, ठीक है। जो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर है इसको अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये ऐसा नज़र आएगा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें से जो भी रे जाती है, मान लो मैंने एक रे ऐसी डाली और एक रे ऐसी डाली है, तो ये इसको कन्वर्ज कराएगा ऐसे, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ कॉन्वर्जिंग मिरर, ये कॉन्वर्जिंग मिरर है। दूसरा, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू कम होता है थोड़ा सा, इज लेस कंपेयर टू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इट इज बेसिकली यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको पता होगा क्या होता है, ईयर नोज थ्रोट, आई नहीं होता, ईयर नोज थ्रोट होता है, ठीक है। तो जो भी आपको खांसी जुकाम वगैरह जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसी को यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि इसमें आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज़ आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इमेज का साइज़ भी चेंज होता वो हो जाएगा। अगर आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप चेंज करते जाएंगे उस हिसाब से आपको साइज़ ऑफ इमेज में वेरिएशन मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपको इमेज बड़ी चाहिए तो आपको बड़ी मिल जाएगी, आपको छोटी चाहिए तो आपको छोटी भी मिल जाएगी, और सेम साइज़ के अगर आपको इमेज चाहिए तो भी आपको सेम साइज़ की मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैग्निफिकेशन हर तरीके का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको ईएनटी स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं, मतलब यू गेट एनी टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन। अब ये क्या मैग्निफिकेशन होता है ये भी हम बात करेंगे। एनी टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन, कोई भी टाइप का आपको मैग्निफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें जो आप रे डालोगे वो एक्चुअली में डाइवर्ज होती है, तो इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। पहला पॉइंट। दूसरा, इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं एंड पे कोई एक रे डाल देता हूँ ऐसे, तो आप इतना हिस्सा देखिए देख सकते हैं, जबकि कॉनकेव मिरर में वो चीज़ इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इज़ ग्रेटर देन, फील्ड ऑफ व्यू इज़ ग्रेटर देन कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसको कार वार में यूज़ करते हैं, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि आपको पीछे वाले के दांत तो गिनने नहीं है, हमें तो ये देखना है पीछे ट्रक आ रहा है कि बस आ रहा है, तो छोटे से हिस्से में पूरा ट्रक समा जाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, कि समझ में तो है ट्रक आ रही है कि साइकिल आ रही है, पता चला तुमने ओवरटेक करने के चक्कर में इधर घुमा दिया और तुम निकल लोगे फिर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी कि यूज इन ऑटोमोबाइल, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे छोटे से हिस्से में ज़्यादा चीज़ें आ जाए, फील्ड ऑफ व्यू हमें ज़्यादा चाहिए, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट इमेज मिलेगी स्मॉलर इन साइज ही मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक यहाँ पे थे, वो हमने बात करी, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हमें जानना ज़रूरी है, सम टर्म्स
ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यू। यू यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या। वी आपकी क्या हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस। आर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ आपका क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है। और यहां पे एम एक वर्ड होगा जिसे बोलेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी हमको यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं, और ध्यान रखिएगा सारी की सारी जो डिस्टेंसेस रहेंगे यहाँ पे, ये ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये ध्यान रखिएगा, ये पोल से ही मेजर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं, मतलब यहीं से आपको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक रिलेशन है, बेसिक रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो ये होता है आर बाई टू इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है। ये इसका आधा होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमने एक पॉइंट यहाँ पे बताया है, ये पॉइंट की इंपॉर्टेंस का एकदम इसके बीच में होता है। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो फोकस बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल है, तो एकदम सेंटर पे होता है, तो इसलिए आर बाई टू है। अब आपका सवाल है कि हमेशा आर बाई टू रहेगा, तो जवाब है नहीं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम जो रेस के बारे में बात करते हैं वो पैरेक्सियल रेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। दो तरीके की रेज होती है, एक पैरेक्सियल होती है, एक मार्जिनल रेज होती है। ठीक है। अब ये दोनों में हमें यहाँ पे ध्यान रखना, हमें यहाँ पे सारे जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो सारे के सारे टॉपिक जो रहेंगे वो पैरेक्सियल रेस के ऊपर ही करने हैं। ठीक है। मार्जिनल रेस के बारे में हम यहाँ पे बहुत बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें कई हद तक ट्रू नहीं होती हैं। ठीक है। तो पैरेक्सियल रेस समझो पहले कि पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड है, ध्यान रखना। तो अगर मैं ये आपके लिए मिरर बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पास से कोई रे जा रही है उसको बोलेंगे पैरेक्सियल रे, और कोई रे जो दूर जा रही हैं तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेज। ठीक है। तो हम यहाँ पे वो रेज कंसिडर करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी करीब हो, उनको हम बोलेंगे पैरेक्सियल रेज। ठीक है। तो हमने बात करी, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फिर यहाँ पे एक आता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है ज़रा समझिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसको डिराइव करना काफ़ी आसान है, बट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि बेटर यही आप इसको डायरेक्टली लर्न करिए, क्योंकि हमें इसका एप्लीकेशन करना, एप्लीकेशन या इसको अप्लाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू उसका डेरिवेशन। करना कुछ नहीं है, आप बहुत सारी बुक्स में आपको उसका डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसमें इस फॉर्मूले में अगर बहुत ध्यान से देखूँ तो एफ आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। वी आपका क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। यू आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो ये आपके तीन पैरामीटर्स है जो हमें यहाँ पे देखने, और ये आप डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड विद साइन। साइन कन्वेंशन के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है इसका। ठीक है। तो ये मैंने आपको मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करी है। यहाँ पे एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में सब पढ़े हुए हैं। मैग्निफिकेशन क्या बताता है आपको, कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या छोटी है, वो बताता है। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन टेल्स हाउ स्मॉल और लार्ज
द इमेज इज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हमने डिफाइन कैसे किया? अगर मैं इसको डिफाइन करूं m को, तो ये होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हमने ऐसे डिफाइन किया कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले को मैं ध्यान से देखूं कि अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। पहला ऑब्जर्वेशन सही बात है ना, वो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बड़ी ही रहने वाली है। ठीक है, दूसरा, अगर हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई तो मैग्नीफिकेशन आपका 1 से छोटा हो जाएगा। और तीसरा, अगर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई तो मैग्नीफिकेशन आपका 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केस बनते हैं। तो अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा रहेगा तो आप समझ जाना कि आपकी इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और अगर आपका मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तो समझ जाना इमेज जो है आपकी वो छोटी है, और अगर इक्वल टू है तो मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन में ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में एक चीज़ होती है प्लस और एक होती है माइनस। ठीक है, प्लस का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो कभी अगर नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन के साथ दिया जाए तो घबराना नहीं, आपको बस एक वर्ड और जोड़ देना है इसके साथ। अगर प्लस में आया तो समझ जाना वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आएगा तो समझ जाना रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें, ये वाले को, मिरर फॉर्मूले को यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो मिरर की होती है ना, वो आसपास के मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे कोई मीडियम की कोई प्रॉपर्टी आ नहीं रही है, तो हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम सराउंडिंग इट। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि आपके पास एक मिरर है, ठीक है, कोई भी हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स, अगर आप उसको हवा में रखेंगे चाहे उसको पानी में डाल देंगे, उसकी फोकल लेंथ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वो कितनी रहेगी 1/v + 1/u, और दैट इज इक्वल टू r/2। भैया r/2 के बराबर उसकी फोकल लेंथ रहेगी। तो आपको जो भी रिलेशन दिया जाएगा आप उसके हिसाब से वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ v एंड u, वो ये होता है v/u माइनस का। अब ये माइनस तो आपको ये जो दिख रहा है ये तो आपको रखना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद v एंड u जब भी आप डालेंगे तो आपको विद साइन के साथ ही डालना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको इसको विद साइन के साथ ही डालना है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है तो माइनस तो लगा ही दिया है, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नहीं, आप जब भी v और u की वैल्यू डालेंगे आपको साइन के साथ ही डालनी पड़ेगी। अब हम इसके साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन, ठीक है, अब इसको बताने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सब में सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट तो ओरिजिन है, इसको आप मान लो ओरिजिन। ठीक है, आपने इसको ओरिजिन मान लिया। लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा उसको नेगेटिव मान लेना, राइट हैंड साइड में जो रहेगा उसको पॉजिटिव मान लेना। करेक्ट, ये तो एक चीज़ हो गई। जो चीज़ ऊपर है उसको पॉजिटिव मान लेना और जो चीज़ नीचे उसको नेगेटिव मान लेना। ठीक है, अब ऊपर नीचे का मतलब क्या, देखो ये वाली चीज़ है ना प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, अगर आपकी इमेज ऐसी बन गई वर्चुअल और इरेक्ट, तो आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये होता है ऊपर और नीचे वाली चीज़ में, ये जो नीचे बनाया हुआ है इसका मतलब आपकी इमेज उल्टी बनी है, तो आप इसको बोलोगे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल बनेगी और उल्टी बनेगी। ठीक है,
और बाकी ये जो साइन कन्वेंशन है ये आपको यूवीएफ में यूज़ करने हैं, ठीक है, जो राइट और लेफ्ट बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ें आएंगी मिरर के वो आपकी पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें आएंगी वो आपकी नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। तो यूजुअली आप देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो देखो यू के बारे में बात करूं तो यू तो दोनों केस में आप लेफ्ट में ही रखोगे, ठीक है। तो यू तो आपका नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप कभी मिरर के अंदर थोड़ी ना रख सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं देखूं कॉनकेव के केस में, अब देखिए मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये सर्कल, इसको आपने ओरिजिन माना था, ये आपका सेंटर, ये आपका फोकस। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इसका फोकस आ रहा है ओरिजिन से। तो अगर मैं कॉनकेव के बारे में बात करूं, ये कॉनकेव है, और सिमिलरली बगल में मैं कॉन्वेक्स भी ड्रॉ कर देता हूं, तो एकदम फील आ जाएगी आपको। ये देखो, इसको सर्कल बनाया मैंने ऐसा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये फोकस। अच्छा, ये रहा मेरा ओरिजिन, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकस जो है वो राइट हैंड साइड में आ रहा है, यहाँ पे देखो राइट साइड में आ रहा है, और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो फोकल लेंथ के बारे में बात करूँ तो कॉनकेव के केस में नेगेटिव रहेगी, इसके केस में पॉजिटिव हो जाएगी। अब वी के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करूंगा कि वी आप कैलकुलेट कर लेना, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा, ठीक है, क्योंकि वी कुछ केस में अगर अभी रेप डायग्राम भी थोड़ा सा बनाऊंगा तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो वो सब थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं उसके बारे में वो बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है कि जो भी चीज़ लेफ्ट में रहेगी वो आप नेगेटिव लोगे, जो भी राइट में रहेगी उसको आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है। यही कन्वेंशन होता है। एक और चीज़ देखते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। साहब एक बात आइए, ये तो आपने मिरर फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। इट इज़ वैलिड फॉर प्लेन मिरर एज वेल। तुम बोलोगे सर कैसे? अरे भाई मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, वी यू के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप वी और यू के बराबर कर देंगे, मान लीजिए प्लेन मिरर बनाया मैंने, ठीक है, ये चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपकी इमेज डिस्टेंस। अब आप देखिए यू यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये ओरिजिन ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो यू नेगेटिव डाल दो, वी आप पॉजिटिव डाल दो, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यू और वी का वैल्यू बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो चाहिए तो v के टर्म्स में डाल दीजिए, v आपका पॉजिटिव है, u आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव v डाल दिया इक्वल्स टू 1/f। तो ये तो 0 आ गया 1/f, तो f का वैल्यू आपका आ जाएगा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये जो प्लेन मिरर है इसका जो सेंटर होगा वो इनफाइनाइट दूरी पे होगा। आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे कर्वेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेंटर पास में आता जाता है, ठीक है। आप कोई भी कर्वेचर बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर्वेचर बनाया तो इसका सेंटर आपको यहाँ पे लोकेट हो जाएगा, लेकिन आप इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दो ऐसी, तो इसका सेंटर दूर भाग जाएगा। अगर इसका सेंटर दूर भाग गया, कितनी दूर भागेगा, इनफाइनाइट पे भागेगा, तो उसका जो आधा होगा, इनफाइनाइट का आधा भी तो इनफाइनाइट ही होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी इनफाइनाइट आती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती इतना मिरर फार्मूला लगाने की, क्योंकि हमें बहुत बेसिक चीज़ें पता, बट यहाँ से हमने ये डिराइव कर लिया कि स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल, एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल हुज सेंटर इज एट इनफाइनाइट, ठीक है। आप एक सर्कल पकड़ लो, अगर उसका छोटा सा हिस्सा अगर मैं पकड़ लूँ यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, या अगर मैं ये थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के ले आऊँगा तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये सर्कल का पार्ट है कि ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। तो ये एक बहुत गहरी बात कर दी मैंने कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक सर्कल है जिसका जो सेंटर होगा वो इनफाइनाइट पे होगा, तो उसका फोकस भी इनफाइनाइट पे ही होगा,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये बात, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते इसको, ठीक है। तो ये हमने मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करी। आइए और चर्चा करते हैं इसके बारे में, बेसिक बेसिक चर्चा है। जैसे अगेन मिरर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। पहले केस में मल्टीप्लाइंग u बोथ द साइड्स करिए, तो ये हो जाएगा u/v प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/f। हमें पता है जो m होता है वो होता है -v/u। तो यहाँ से अगर मैं u/v का वैल्यू निकालूंगा तो वो -1/m आने जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, -1/m प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये हो जाएगा आपका u/f, है ना, ठीक है। एक रिलेशन आपको ये मिल गया कि कभी कभार आपको डायरेक्टली वो मैग्नीफिकेशन दे देगा, ठीक है, और f दे देगा और u बोलेगा, मतलब v के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा वो, तो v को एलिमिनेट ही कर दो यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। तो v की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली आपको मैग्नीफिकेशन निकालना हो मैग्नीफिकेशन निकाल लेना, फोकस निकालना हो फोकस निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही चीज़ आप सेकंड केस में करिए। ठीक है, मल्टीप्लाइंग v बोथ द साइड्स, तो कितना हो जाएगा, v/v प्लस v/u इज इक्वल्स टू v/f, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस v/u इज इक्वल्स टू v/f। इसको आप लिख सकते हैं क्या, -m। आप देखिए u एलिमिनेट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नीफिकेशन, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में टर्म्स में बात करनी है तो आप ये भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, आपका दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो पहले मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, ये v की पावर -1 है प्लस ये u की पावर -1 इज इक्वल्स टू f की पावर -1, ऐसा लिख सकता हूँ। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, -1 v-2 dv/dt प्लस -1 वापस नीचे गिरेगा, u वैसे का वैसे ही -2 du/dt। फोकल लेंथ कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हम 0 कर देंगे। अब आप नोटिस करिए, ये क्या है, ये क्या है, ये इमेज की स्पीड है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है। अरे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड के बीच में भी रिलेशन पता चल गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बताइए क्या क्या आएगा, यहाँ पे कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -1/v² dv/dt -1/u² du/dt इक्वल्स टू 0। इसको इधर भेज दीजिए, तो -1/v², इसको आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ इमेज, माइनस इज इक्वल्स टू 1/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहें तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -u²/v² इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज, ऐसा। तो ये भी हमें रिलेशन मिल गया है। देखिए मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी ना, ओके सही है, ठीक है। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ऐसा एक रिलेशन मिल गया है, ठीक है। हमें वेलोसिटी भी निकाल ली है, ठीक है। अब रे डायग्राम के बारे में बात करते हैं। देखिए रे डायग्राम इंपॉर्टेंट, मतलब 10th में तो आपको पूरा ही बताया गया है, ठीक है, बट यहाँ पे मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि कभी कभार क्या है ना, रे डायग्राम से काफ़ी चीज़ समझ में आ जाती है। अगर आपको रे डायग्राम याद है ना, तो आप वैल्यू देख के, जब भी आपको मतलब आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी तो आप समझ जाओगे कि आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा रे डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है,
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें रहेगा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से अगर आप देखेंगे तो 2 रे डाल दीजिए पैरेलली। अब ध्यान से समझना, इसमें क्या लॉ है कि जो रे इन्फा मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। यहीं से फोकस का जन्म हुआ था कि फोकस की यूज क्या था। अरे हमने देखा कि इन्फानाइट से जो भी रेज आ रही थी जो पैरेलली हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जा रही हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, दोनों केस में वो फोकस पे एक पॉइंट पे मिल रही हैं हमेशा, इसलिए उसको फोकस नाम दे दिया गया। तो देखो इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके आपको एक पॉइंट पे मिल जाएंगी जिसको आपने फोकस बोल दिया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के बारे में बात करो तो इमेज बहुत छोटी है, दूसरा क्योंकि देखो यहाँ पे रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, ठीक है, रेज आर एक्चुअली मीटिंग, तो इमेज जो रहेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। हालांकि ये बहुत डिमिनिश साइज है तो समझ में नहीं आएगा कि उल्टा है कि सीधा है, बट ठीक है, रियल बोलना है तो इन्वर्टेड ज़रूर बोलना है, ठीक है। और फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पे बनी है आपकी जो इमेज है, वो कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है। दूसरा केस आता है बियॉन्ड सी, कि सी के बियॉन्ड रख दिया गया है, तो वो क्या होगा। जीवन में एक बात याद रखना, whomsoever which is beyond C, जो which is beyond C center of curvature is greater and moves faster, ठीक है। कोई भी हो, वेदर ऑब्जेक्ट वेदर इमेज, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रहेगा वो ज़्यादा बड़ा रहेगा, मतलब उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ छोटी रहेगी और वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा। ये दोनों बात हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भैया आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो अकॉर्डिंग टू मैंने आपको बताया था एक रे तो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल दो तो फोकस से पास हो जाएगी, ऐसे ये फोकस से पास होगी। तुम्हारी मर्जी है तो दूसरा आप डाल दो, फोकस से डाल दो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वाइस वर्सा भी ट्रू है। अब देखो ये यहाँ पे मिली है इस पॉइंट पे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पे वो मिलेंगी वही आपकी इमेज बन जाएगी। देखो ये बन गया आपकी इमेज। डायग्राम अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो आपको प्रॉपरली चीज़ों की फील आएगी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका देखो फोकस है, तो आप देख सकते हैं आपकी जो इमेज बनी है वो बिटवीन सेंटर एंड फोकस बनी है, ठीक है। अब देखो आपकी इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा, उल्टी दिख रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड बोल दिया, ठीक है। तो बियॉन्ड सी यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, इसलिए वो बड़ा रहेगा, ठीक है। और देखते हैं एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगा साहब, आपने तो बताया फोकस से जाएगा, ठीक है। दूसरा फोकस से पास करा दीजिए, कहाँ से जाएगा, एक्चुअली ये रे अगर आप ढंग से बनाएंगे तो आपको जो इंटरसेक्शन मिलेगा ना वो यहीं मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ऐसा, ठीक है। तो इसका जो मैं थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा मुझे,
यहाँ पे कहीं मिल जाएगा मुझे ऐसा, ठीक है। तो ये मेरी बन गई इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दोनों है, तो रियल इन्वर्टेड तो बोलोगे, और साइज ऑफ इमेज इक्वल्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरा फॉर्म्ड एट सी, ठीक है। इसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो एक रे आप ऐसे डाल दीजिए पैरेलल, देखो फोकस से पास होगी, दूसरा फोकस से डाल दो, ऐसे जाएगी। तो बेसिकली जो आपकी इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, मतलब जो इंटरसेक्शन आएगा वो बियॉन्ड सी पे आएगा, ठीक है। अब बियॉन्ड सी कौन आ गया? इमेज, तो इमेज बड़ी रहेगी। रियल एंड इन्वर्टेड बियॉन्ड सी बनेगी, करेक्ट। फिफ्थ केस क्या हो गया? एट फोकस। अब वाइस वर्सा ट्रू है, जब आप इमेज, आप ऑब्जेक्ट आपका इन्फानाइट पे रखा था तो फोकस पे इमेज बन रही थी। अब अगर आप फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फानाइट पे बनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहो तो एक, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होगी, ध्यान रखना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलेगी, ऐसे, मतलब यहाँ से आपने पार कराया क्योंकि नॉर्मली जा रही है ना। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और टेंजेंट ऑफ एनी सरफेस इज परपेंडिकुलर, तो आपकी जो रे अगर जाएगी यहाँ से, मैं रेड से अगर बनाऊँ तो ये रे यहाँ से हिट करेगी, तो वो नॉर्मली हिट करेगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो आपकी रे ऐसी की ऐसी आ जाएगी और ये देखो इन्फानाइट पे मिलेगी। सो वी कैन से रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट इमेज एट इन्फिनिटी। तीसरा वेरी लार्ज इन साइज। नंबर 6 बिटवीन फोकस एंड पोल, एक केस और बन जाता है। यहाँ फोकस, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, आइए ड्रॉ करते हैं। तो ये ऐसे जाके ऐसा चला गया। दूसरा आप चाहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बना दीजिए, तो इससे आप एक पार करा दीजिए, तो ये एक्चुअली आगे जाके ये डाइवर्ज हो जाती हैं, इट गेट डाइवर्ज, तो ये पीछे मिलती हैं एक्चुअली ऐसे ऐसे। तो आपको जो इमेज मिलती है अब वो देखो राइट हैंड साइड में मिलेगी, इसलिए मैंने बोला था कि वी के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, डिपेंड करता है पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी इस बार, ठीक है। और बाकी इसका डिस्टेंस जो है यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मिरर फार्मूला, ठीक है, कहाँ पे आएगा। तो इसलिए ये जो 6 रे डायग्राम्स है ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज किस हिसाब से बनेगी, तो कुछ आइडिया आपको वैसे ही डायरेक्टली पड़ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी बहुत स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करी। होप आपको वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देन आई विल स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे एक टॉपिक लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे। इकट्ठा एक टॉपिक मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ पूरा रे ऑप्टिक्स का, बहुत लेंदी चला जाएगा 2-3 घंटे का, और उसमें सुनने में भी थोड़ा सा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी पूरा आपका रे ऑप्टिक्स ख़त्म हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, गुड डे।